नमस्कार साथियों मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों मैं कहूंगा कि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज गेवाड़ घाटी हमारा चौखुटिया का क्षेत्र, जिसे उत्तराखंड का आंदोलन का क्षेत्र भी जिसे माना जाता है, इस जगह से हम भी एक नई शुरुआत आज कर रहे हैं। हम अपने मंच पर बड़े बड़े हमारे जन नेताओं को, राजनेताओं को, चाहे हमारे विधायक हों, सांसद हों, हमारे प्रशासक हों, हम उनसे लगातार मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन आज द पहाड़ टॉक्स ने एक नई शुरुआत करी है कि आज हमारे समाज के जो युवा हैं, जो युवा चेतना है, वो हमारे समाज के चारों तरफ जो काम हो रहे हैं, चाहे वो विकास कार्य हों, चाहे वो समस्याएं हों, चाहे उनका समाधान हो, उस पर हमारी युवा है उनका क्या विचार है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हम 3 दलों को, क्योंकि मैं चौखुटिया क्षेत्र में बैठा हूं, चौखुटिया हमारा द्वारहाट का जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ यूकेडी को, कांग्रेस को और बीजेपी को बहुत मजबूत माना जाता है, तीनों ही पार्टियों को। तो आज हम इन्हीं तीनों पार्टियों के युवा चेहरों को आपसे रूबरू करा रहे हैं और पहली बार हम चौखुटिया में एक सामूहिक मैं कहूँगा बातचीत जिसे हम करेंगे, ताकि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो दोनों अपनी बात को आपके सामने रख सकें। और सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है, तो आप लोग इसका मूल्यांकन करें कि कौन कितने ईमानदारी से अपनी बात को रख रहा है। हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं, सर्वप्रथम हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से युवा नेता हमारी हैं कुसुमलता बौड़ाई जी। हमारे राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं उनमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से हमारे युवा चेहरे हैं दिगंबर सिंह नेगी जी। हमारे मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हैं दीपक किरौला जी। तो मैं आप सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया, सभी लोगों से, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है सर, और आप यहां पर भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप उत्तरदायी हैं, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा, अगर हम बात करें आज चौखुटिया क्षेत्र की, तो ये बात आज सभी को माननी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्यक्ष है चौखुटिया में या द्वारहाट में जो सड़कों की हालत है वो बहुत गंदी है। और कुछ सड़कें अगर मैं नाम लेके आपसे कहूँ, चाहे वो चौखुटिया मासी की सड़क हो, वो तो ऐसी है कि पता नहीं रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। और कई जगहों पर, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बातें हैं, तो इस पर सड़कों पर खासकर अगर मैं बात करूं द्वारहाट विधानसभा की या हम बात करें अल्मोड़ा जिले की, तो आप सड़कों पर आप क्या कहेंगे कि सरकार क्यों विफल रही? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विफल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो इंडिया में जो केंद्रीय राज्य मंत्री परिवहन के हैं हमारे माननीय अजय टम्टा जी, और वो सबसे बड़े जो है कि अल्मोड़ा जो है लोकसभा क्षेत्र से हैं। और आपने कहा कि चौखुटिया जो मासी जो सड़क की बात की, तो आपको अवगत करा दो कि चौखुटिया जो मासी सड़क है उसका जो है माननीय अजय टम्टा जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके द्वारा उसका टेंडर लग चुका है। और शीघ्र ही आपको एक चकाचक सड़क आपको मिलेगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी से आप चौखुटिया मासी का सफर कर सकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है और माननीय अजय टम्टा जी के नेतृत्व में जो है कार्य हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात कही कि आपने कहा कि सड़कों में पीछे रही, मुझे नहीं लगता कि सड़कों में पीछे रही। हमारे इससे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारहाट विधानसभा से विधायक रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में करीब 150 से अधिक सड़कें जो है द्वारहाट विधानसभा में बनाई। और अभी भी वर्तमान में लगातार आपको देखो, चाहे हमारे कई सड़कों का भी डामरीकरण का हुआ है, चौखुटिया रीठा चौरा सड़क का डामरीकरण का, मासी तिमिल खाल वाले सड़क का डामरीकरण का टेंडर लगा हुआ है। और हमारे कोटुड़ा जो है 3 किलोमीटर जो है फेज 4 में, प्रधानमंत्री फेज 4 में जो है कोटुड़ा वाली सड़क का भी जो टेंडर लगा, लगातार कोई कमी नहीं है सरकार के द्वारा से। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सड़कों के मामले में कहीं पर कोई ढील नहीं है, और लगातार जो भी उनके पास प्रस्ताव आएंगे वो बिना किसी परेशानी के लगातार बनने का काम करेंगे जी। मैं हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं दीपक भाई आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने अपना मत रखा कि वो सड़कों पर काम कर रही है, तो आपका क्या मत है कि चाहे हम बात करें अल्मोड़ा जिले की, तो आज कुछ जगहों पर स्थितियां बहुत खराब हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वारब वाली आपने रोड देखी होगी, आज क्या स्थिति है, सब ये तो पहले ही दर्शा दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे चौखुटिया से आप मासी को
जाएं तो आपको पता चल जाएगा क्या स्थिति आज रोडों की है। सरकार सफल है या विफल है, आप खुद जाके वहाँ पर देखें, आप निरीक्षण करें आप भी, क्योंकि आप फील्ड में चलने वाले लोग हैं। तो ये सत्यता तो तब दिखेगी जब ज़मीनी हकीकत जमीन में काम हुआ हो। क्योंकि हमारे यहाँ से सांसद जी जो है वो क्या कहते हैं, पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को भी देखते हैं। एक राजमार्ग के ऊपर 2-2 बार 3-3 बार काम होना, ये तो विफलता ही दर्शाता है। क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ, बद्रीनाथ वाली रोड मैंने देखी है, द्वारहाट वाली जो रोड है ये NH में हम भी देख चुके हैं। एक ही काम के ऊपर 3-4 बार रोडें बनती जा रही हैं। पर लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है, क्वारब को ज़रूरत है, द्वारहाट से आते हुए ये जो मासी को जा रही है, चकोटिया होते हुए मासी को जा रही है, यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसी रोडों को तो हमको अब कोई मेरी तो नहीं है, ये जनता की इस सुविधा के लिए और जनता के लिए पार्टियों को काम करना चाहिए। आज हम कोई भी पार्टी चुने, चाहे बीजेपी चुनी जाती है 27 में, चाहे कांग्रेस चुनी जाती है, चाहे यूकेडी चुनी जाती है, इन सबको मिलने इनकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये प्राथमिकता हमारी ऐसी रोडें हो जिनके हालत सच में खत्म है। ऐसी रोडें ना हो जिनमें पहले से ही मेंटेनेंस रोडें हुए। हम क्या करेंगे, ऐसी रोड हमको जो चाहिए, जो सही हुई है, या हमको तो वो रोडों को सही करना है जो खराब हुई हैं। और यही हमारे पहाड़ की विडंबना भी है कि हम लोग अपनी बातों को क्या कहते हैं ऊपर तक ले जाने के बावजूद भी हम नहीं कह पाते हैं। पर आज लेकिन आपके माध्यम से हमको कहने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, सहृदय में आपका आभारी भी हूँ। धन्यवाद। मैं क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय पार्टियां के जो हैं, मैंने उनको मौका इसलिए भी दिया क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो मैं अगर कोट करूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा कि उत्तराखंड में कोई थर्ड फ्रंट ना है, ना बन सकता है। और यूकेडी आज कहीं ना कहीं युवा यूकेडी जो एक मैं कहूँगा वो बहुत तेज़ी से अपनी बात को रख रहे हैं। और बहुत सारे हमारे अगर मैं पार्टी को छोड़ भी दूँ, बहुत सारे युवा चाहते हैं कि कोई एक थर्ड फ्रंट उत्तराखंड में बने, क्योंकि आप उत्तराखंड क्रांति दल को यहाँ रिप्रेजेंट करती हैं और हम सड़कों के स्थिति पर पूछ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या मत है? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ का टेंडर लग गया, वहाँ का टेंडर लग गया, जैसे कि अभी सर ने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, उनके टेंडर बहुत जल्दी लगते हैं हर जगह के। शासनादेश चाहे उनका बहुत बाद में आए, लेकिन टेंडर इनके पहले लग जाते हैं। हालांकि हमारे संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार शासनादेश पहले आना चाहिए, लेकिन इनके टेंडर पहले आते हैं। ये ठेकेदारों की सरकार है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को स्वयं असलियत पता है सड़कों की, क्योंकि जो हमारे सल्ट के विधायक हैं वो स्वयं अपने आप को, उन्होंने उनका पेट खराब हुआ था, उस वजह से उन्होंने अपने आप को हेलीकॉप्टर से यहाँ से ऋषिकेश पहुँचाया था, क्योंकि अगर वो सड़क के माध्यम से जाते तो वो रामनगर तक पहुँचते, उन्हें खुद को डर था। तो सड़क की इनकी हालत ये है, चाहे आप यहाँ से बात करिए, चाहे आप वहाँ से बात करिए, और टेंडर इनके हमेशा लगते रहे। लेकिन जब हम इनसे शासनादेश बोलते हैं कि लाइए दीजिए, तो इनको कोई अता पता नहीं होता शासनादेश का। हमारे हिसाब से शायद इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, सरकार ने संविधान नहीं पढ़ा, वही कहूँगी मैं, ठेकेदारों की सरकार है, तो इन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में कि काम कैसे किया जाता है। खुद सड़क परिवहन मंत्री को आप देखिए कि उनसे जब संसद में उनसे सवाल किया गया, उनसे सवाल कुछ और किया गया और वो उसका जवाब नहीं दे पाए। तो इन्हें दर्शाता है कि ना इन्हें अपने मंत्रालय के बारे में कुछ पता है, ना इन्हें ये पता है कि काम कैसे किया जाता है, क्योंकि कभी इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं। इन्होंने ध्यान दिया खनन से। ये जो रोड की हालत है, ये कहीं ना कहीं इस क्रशर की वजह से है, जो बीच नदी में इन लोगों ने खोद दिया है, रामगंगा के बिल्कुल किनारे और रामगंगा के बीच में जो इन्होंने खोद दिया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो लेकिन जब हम इनसे बात करते हैं कि ये सड़क के बारे में, तो उधर के विधायक कह देते हैं, जो भाजपा से हैं प्रमोद नैनवाल जी, कि इनकी जिम्मेदारी है, और यहाँ से मदन बिष्ट जी कांग्रेस से कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने हमेशा यही किया, कुत्ते बिल्ली का खेल चला कि आप उस पर फेंक दो, आप उस पर फेंक दो जी। मैं क्योंकि आप तीनों ने अपनी बातों को रखा, सड़क का जो मुद्दा है, मैं इसलिए भी आप लोगों से सबसे पहले मैंने सड़क पे पूछा, क्योंकि पहाड़ जो है, पहाड़ का विकास सिर्फ 2 चीज़ों से हो सकता है। आप लोग क्योंकि युवा हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। पहाड़ में या तो हम पर्यटन को बढ़ाएंगे तब आएगा, और पर्यटन को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी में मैं आ रहा हूँ, आप तक बिल्कुल आ रहा हूँ। कनेक्टिविटी में, क्योंकि पहाड़ में आप हवाई जहाज़ ला सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उस हवाई जहाज़ में जा सके, उसके पास इतना मैं कहूँगा कि धन नहीं है। हमारी जो इकॉनमी है, मिडिल क्लास इकॉनमी है, हर आदमी, चलिए एक बार कभी उसे इमरजेंसी होगी, वो शायद हेलीकॉप्टर में जा सके, लेकिन हर समय वो दिल्ली देहरादून के चक्कर जो है अपने हेलीकॉप्टर से लगा सके। ऐसे हमारे वहाँ की इकॉनमी, आप जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्योंकि आप पर लगातार कहा गया कि आप ठेकेदारों की सरकार है और टेंडर आपके पहले आए थे, यही विषय पर मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी बहन जी ने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बिना शासनादेश के यह टेंडर लगा दिया जाता है और वो संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन आप उनको एक बार मैं पुनः अवगत करा दूं कि ये पहला ऐसा कोई मामला नहीं होता है कि आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को आपने पढ़ लेना चाहिए कि बिना शासनादेश के कोई टेंडर कोई कार्य नहीं होता है। ये आपको भी एक बार आपके नॉलेज में भी डाल दूं, शायद आपके नॉलेज ना हो कि बिना शासनादेश के कोई भी कार्य नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे भाई जी ने भी कहा कि यार सड़क एक कहीं ना कहीं इन्होंने माना तो सही कि टेंडर लग रहे हैं, कि मान तो लिया कि कहीं टेंडर लग रहे हैं, टेंडर लगने का अर्थ है कि कार्य हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारे बड़े भाई शायद हम समकक्षी हैं, दीपक जी ने बोला, आप कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं कि सड़कों का एक कार्य 2-2 3-3 बार हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार इतनी जागरूक है कि जहां पर उनको लगता है कि इस कार्य को करना चाहिए, वो लगातार अपने तरफ से जो है टेंडरों का कार्य लगाने का कार्य करो, विकास के कार्य हो रहे हैं। अंबानी और अडानी की सरकार है साहब, ये कोई मुझे नहीं लगता, मैं इस पे एग्री करता हूँ, पर लेकिन ये है कि जो आपकी सरकार है वो अंबानी और अडानी की सरकार है, ये एक रोड पे 4-4 बार करके डामरीकरण करके ये दिखाना चाहती है, लोगों को विकास दिखाना चाहती है, पर लेकिन जो मूलभूत जो हमारी रोडें हैं, जो हमारी जिससे हमारे पहाड़ के लोग वंचित हैं, वैसी रोडों पर ये काम नहीं करना चाहते हैं। आप मैडम ने, मैं इनकी बातों पर एग्री करता हूँ, ये तो नहीं है मैडम उसमें 10,000 रुपये टोकन मनी में ये टेंडर करते हैं। पूछो ना उन ठेकेदारों से क्या हाल है उनके, जो 10,000 रुपये टोकन करके टेंडर कर दिया तो क्या काम होगा हमारे पहाड़ों का। हमारी पहाड़ों की स्थिति तो आज यही लोगों ने, बनियों ने तो खराब कर रखी है। मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं हमारे भाई साहब का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपकी वाकपटुता, क्योंकि जैसे इन दोनों ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने जितना उसको पॉजिटिवली लिया, ये अपने आप में बहुत मतलब मैं कहूँगा वाकपटुता आपकी है। मैं ऐसे इसमें कोई पॉजिटिविटी वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति मान तो रहे हैं कि इन्होंने कार्य किया है, वही बात ना, क्योंकि कार्य किया होता, अगर नहीं किया होता तो कहते ही नहीं कि टेंडर लगा रहे हैं। और टेंडर जब लगे हैं तो इसका मतलब है धरातल पर कार्य हो रहे हैं। आप देख लीजिए ना, लगातार सड़कों का काम हमारे क्षेत्र विधानसभा में काम हो रहा है। आप देख लीजिए, आप पहले अपने क्षेत्र में ही लगा ले, बगवाली पेकड़ से दोरहाट पहुंचने के लिए हमें कितना लंबा सफाई करना पड़ता है, बिनता होकर हमें दोरहाट आना पड़ता। तो आज करीब 6-7 किलोमीटर में ही हम दोरहाट पहुंच जाते हैं। हमारी समय की बचत हो रही है, लोगों के समय की बचत हो रही है, उसमें लोगों के इस पे आगे बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शायद इस रोड की घोषणा करी थी, पर लेकिन आज तक इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि सूद लेने की बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोची है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बावजूद भी लास्ट टाइम पर जब ये बनी थी कांग्रेस के सरकार में, मदन बिष्ट जी द्वारा ये रोड शायद बनाई गई थी, पर लेकिन आज इसकी स्थिति कहाँ पर है आप देखिए ना। आज हमारे गाड़ियों के खर्चे, सरकार ऊपर से जीएसटी गाड़ियों में कभी बढ़ाती है कभी घटाती है, और टायर इतने महंगे हैं, हमारे तो टायर ही खराब हो जाते हैं, और ना यहाँ सर्विसिंग सेंटर गाड़ियों का। आप ये बताओ इन रोडों में कहाँ पर आदमी आएगा, हमारा पहाड़ का आदमी, हमारा पहाड़ का युवा अगर गाड़ी चलाना चाहे माशी टू चकुटिया, तो उसकी गाड़ी की स्थिति क्या होगी आज के दिन में। ये किसकी कमियां है, जबकि हम टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पर लेकिन आज ये जो कमियां हैं ये सरकार का विफलता है ये सरकार की। ये तो मान भी लेना चाहिए। क्या पता ये कांग्रेस को और यूकेडी को धक्के लग रहे हैं, क्या बीजेपी वालों को नहीं लग रहे इस रोड पे धक्के। और मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बोल रहे हैं कि 4-4 बार काम तो किया गया ना, 4-4 बार हो क्या। पहली बात, इसको काम करना नहीं कहते हैं, इसको बजट खपाना कहते हैं, ठीक है, हमारे उसमें इसको बजट खपाना कहते हैं। दूसरी बात, वो कार्य की क्या गुणवत्ता होगी जिस एक रोड को आपने 4-4 बार डामरीकरण किया है। और पहली बात, डामरीकरण नहीं होता है, वो टल्ले भरना होता है। डामरीकरण नहीं करते हैं आप लोग, टल्ले भरते हैं। जो पहली सरकारें बना के गई हैं उसके टल्ले भरने का काम आप लोग करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछले कई सालों में जैसे हमने मरचूला बस हादसा देखा, लगातार हादसे जो हैं हमारे रोडों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि क्रैश बैरियर ये लोग नहीं बनाते हैं। अचानक से मुख्यमंत्री जी जैसे ही मरचूला में हादसा होता है उसके बाद ये लोग ने पूरे सल्ट में, जब हम लोगों ने इनकी कंप्लेन करी तो पूरे सल्ट में आज इन्होंने क्रैश बैरियर बना दिए हैं, और एकदम से इनका बजट भी पास हो जाता है और सारे कार्य भी हो जाते हैं। पिछले कई सालों में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको ज्यादा लाइसेंस और उनको बढ़ावा देके बसों को कम किया गया है। आज
आप दिल्ली से मनाली देखिए, दिल्ली से शिमला देखिए, वॉल्वो भी चलती है और ऐसी रोडवेज की अच्छी बसें चलती है। लेकिन वहीं उत्तराखंड में आप दिल्ली से गैरसैंण देख लीजिए, एक वॉल्वो नहीं है। दिल्ली से रामनगर देख लीजिए, आपको एक बस मिलेगी। दिल्ली से हल्द्वानी आपको 2-3 बसें मिलेंगी। और ये तो सिर्फ हमारे गेटवे हैं, ये नहीं, ये हमारे मुखौटे हैं, हमारे जो अंदर है। आपको तुंगनाथ की कोई बस नहीं मिलेगी, आपको 4 धामों में कोई बस नहीं मिलेगी, आपको बुक करके आना पड़ेगा। तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, इन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया है, और जो लोग आसान सुविधा से आ सकते थे उसको इन्होंने कहीं ना कहीं साइड में धकेला है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये आरटीआई का कहना है कि इन्होंने जो है प्राइवेट गाड़ियों को इन्होंने बढ़ावा दिया है और जो बसेस थी उनको इन्होंने कम किया है अपनी तरफ से। जी, बहुत मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से आप सभी ने अपनी बातों को रखा है। और क्योंकि देखिए, हम चारों लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम चारों ने अपनी बातों को रखना है, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी योजनाएं हैं, जो भी टेंडर हैं, जो भी आरटीआईज हैं, जो भी लगने हैं, वो सब ऊपर से लोग देख रहे हैं। हम तो युवा होने के नाते कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारा जो युवा है वो अपने क्षेत्र की कितनी समझ रखता है, वो अपने जो चारों तरफ, क्योंकि हम युवा हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने चारों तरफ की चीज़ें पता होनी चाहिए। अब चारों तरफ में मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, वो है स्वास्थ्य का। हम चकुटिया में बैठे हैं और चकुटिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑपरेशन स्वास्थ्य जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं भुवन कठारिया जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये तो बात पक्ष को भी माननी पड़ेगी और ये विपक्ष को भी माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां ऐसी रह रही हैं, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी को, आज एक आम युवा को, जिसे रोजगार के लिए परेशान है, उसे अपने पूरे दिन को आमरण अनशन में या क्रमिक अनशन में लगाना पड़ रहा है। क्योंकि ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, भुवन कठारिया जी जो हैं भूतपूर्व सैनिक हैं, और कहीं ना कहीं जो सैनिक कभी हमारे लिए सीमाओं पर लड़े हैं, आज वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अगर उन्हें लड़ना पड़ रहा है, ये हम सभी के लिए सोचने की बात है। मैं, क्योंकि ये सवाल स्वास्थ्य के लिए, आप आज अल्मोड़ा को या अल्मोड़ा जिले को मैं कहूँ, या हम चकुटिया क्षेत्र के लिए कहें, तो क्या देखती है, कहाँ देखती हैं अल्मोड़ा में स्वास्थ्य की? देखिए, अल्मोड़ा ही नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड को बहुत पीछे देखती हूँ। क्योंकि अगर आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग पढ़े तो देहरादून जैसी जगह में, वहाँ भी सरकारी अस्पतालों में 1 साल के अंदर 50 से 60 महिलाएं जो ऐसी हैं जो इलाज की वजह से जिन्होंने दम तोड़ा है प्रेगनेंसी के दौरान। और जिस जगह हम बैठे हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो 2009 से 12 के बीच में जो यहाँ के यूकेडी के विधायक थे पुष्पेश त्रिपाठी जी, उन्होंने एफआरयू, जो लगातार यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफआरयू जो यहाँ पर लागू है, अस्पताल में लिखा हुआ है एफआरयू, आप उसको लागू करा दीजिए, वो यहाँ पर सैंक्शनड है, उन्होंने अपने बजट में ये पास करवाई थी। अब मैं एफआरयू आपको बता दूं क्या है, कि एफआरयू होती है फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। उसका मतलब कि वहाँ पे पूरी सुविधा के अनुसार उसके अंदर लेबोरेटरी भी होती है, उसके अंदर ऑपरेशंस भी होते हैं, हाईली फैसिलिटेड एम्बुलेंस जो होती है उसमें नर्सेज होती हैं, उसमें बेसिकली वो माँ के लिए, जो एक प्रेग्नेंट महिला होती है उसके लिए, और नए नवजात शिशुओं के लिए होती है। बाकी जैसे किसी को खून चढ़ाना है, एकदम एक्सीडेंट हो गया, उनके लिए भी वो काम आती है, तो वो भी इन्होंने सैंक्शन नहीं कराई है। उसके बाद सीएचसी का तो आप देखिए कि सीएचसी के मानक ही कहीं पूरे नहीं है। कल मदन बिष्ट जी जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, वो सीएचसी को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे वो पहली बार उसको पढ़ रहे होंगे, और वो कह रहे थे यहाँ से 2 से 3 हम करा देंगे। अरे सब्जी मंडी है क्या? हम भाव तोल थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। हम कह रहे हैं आपने लिखा है तो आप मानक पूरे करिए, नहीं तो आप यहाँ पे रेफरल सेंटर लिख दीजिए या मोहल्ला क्लिनिक लिख दीजिए इसको कि चलो। परसों ही यहाँ पे इंडियन नेवी से एक हमारे बड़े भैया आए थे और उनकी उंगली जो है बाइक में फंसने के कारण पूरी कट गई थी, तो वहाँ पे टीटनेस का इंजेक्शन तक उस अस्पताल में मौजूद नहीं था। जो यहाँ से रेफर होके जा रहे हैं वो भी सीधे हल्द्वानी पहुंचे। तो यहाँ की ये हालत है। और ये यहीं की नहीं, अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले मेरी दादी भी रेफर हुई है। तो भिक्केसैन ले लो, आप यहाँ ले लो, गैरसैंण में भी आपने देखा कि एक प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई। देवायल जो मरचुला में जो हादसा हुआ, उनको पास में जो सबसे नजदीकी अस्पताल था वो देवायल था 15 किलोमीटर, लेकिन उनको भी उन्होंने बोला हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें काशीपुर रेफर करो, देवायल नहीं। जो लोग देवायल गए वो वहां से मरे, वो उन सबकी मौत हुई है। तो ये आज पूरे उत्तराखंड का हाल है। और धन सिंह रावत जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वयं अपनी माँ को लेकर देहरादून पहुंच रहे। जब भी ये लोग एडमिट होते हैं, ये लोग एम्स में जाते हैं, ज्यादातर ऋषिकेश एम्स पे भी ये लोग भरोसा नहीं करते हैं, ये लोग सीधे दिल्ली एम्स पे जाते हैं। तो
सारे विधायकों को पता है कि क्या हालत है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आके अपना समर्थन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं पूर्व विधायक हूँ। कोई कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी धन सिंह रावत जी से नहीं बनती है, इसलिए वो मेरी सुनेंगे नहीं। अरे आपकी व्यक्तिगत बात है, उसमें हमारा क्या लेना देना है। मदन बिष्ट जी कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं है, होती तो हम कर देते। तो ये सब इनके ढकोसले हैं। कांग्रेस भाजपा पे इल्जाम लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन कोई भी जो बात है वो करने को ये लोग तैयार नहीं है कि असल में जो बदहाली है उसकी बात ये लोग करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर समर्थन देने का कोई फायदा नहीं है। आपको जो काम होना था वो आपको गैरसैंण या फिर जब देहरादून में सत्र लगता है आपको वहां आवाज उठानी चाहिए। यहाँ उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक 4-4 हॉस्पिटल अपनी विधानसभाओं में लेके गए हैं, आप एक हॉस्पिटल अपनी विधानसभा में नहीं लेके आ रहे। आपको शर्म करनी चाहिए जी। मैं क्योंकि देखिए यूकेडी ने अपनी बात रखी, हमारी जो बात कुसुमलता बड़ाई जी ने अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा, और अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि यूकेडी अपनी बात किससे करे या किस पर वो करे। देखिए कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि पक्ष पर या विपक्ष में कहीं भी है, कोई भी है, राजनीति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आपकी बात सामाजिक तौर पर निकल के आ रही है तो ये हमें माननी पड़ेगी। और इसमें मैं आप दोनों से, क्योंकि स्वास्थ्य में मौजूदा विधायक जो हैं वो कांग्रेस से हैं और क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार है, दोनों की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है। अगर सत्र के दौरान अगर माननीय विधायक जी इस बात को सत्र में रखते और उसके बाद अगर नहीं होता तो शायद हम ये कहते कि विधायक जी ने अपनी बात को रखा और सरकार ने इसे नहीं माना। और यही बात मैं आपके लिए कहूँगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से जो द्वारहाट का जो हमारा क्षेत्र है चकुटिया का, ये हमारा गढ़वाल से लगता हुआ क्षेत्र है। जब आप चकुटिया में एक अच्छा अस्पताल देते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ कुमाऊँ में ही नहीं बल्कि हमारा जो गढ़वाल से लगता हुआ क्षेत्र है, चाहे वो हमारा भराड़ीसैंण का क्षेत्र हो, गैरसैंण का क्षेत्र हो, और जितना भी देघाट तक का हमारा क्षेत्र है, सबको उसका फ़ायदा मिलता है। तो कहाँ सरकार से चूक हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उसके बाद विपक्ष के तौर पर विपक्ष इस बात को क्यों मजबूती से नहीं उठा पा रहा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विधानसभा होती है तो विधानसभा का मुखिया उस क्षेत्र का विधायक होता है, और विधायक का सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है कि वो अपने विधानसभा के लिए विधानसभा के कार्यों के लिए लगना, चाहे शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का मामला हो। हम लगातार हम टारगेट करना चाहेंगे कि सीएम साहब क्या कहते हैं हमारे कार्य नहीं हो रहे, लेकिन जब माननीय विधायक जी इस बात को रखेंगे सदन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं आप सीएम के पास जाएंगे कि भैया हमारे विधानसभा में ऐसी समस्या है, उन कार्यों को जो है आपने करवाना है। सर सीएम साहब के तो नारे लगा दिए मदन सिंह बिष्ट जी ने, अब तो दे देना चाहिए था यहाँ हॉस्पिटलों में। नारे लगाने बहुत अच्छी बात है। कोई मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है वो किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे प्रदेश का होता है। नारे लगाने का अर्थ है कि आप अपने क्षेत्र में उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा, मुझे भी लगा कि यार आपने मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास के लिए एक बार सीएम की जय जयकार भी की, वो काफ़ी सुर्खियों में बटोरा उसने। लेकिन उसी का नारों का तो फल है कि आज जितनी घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं का जो है शासनादेश के लिए माननीय पुष्कर धामी जी ने अपने सचिव को जो है आदेशित किया है कि आप जो घोषणाएं मेरे द्वारा की गई हैं उन घोषणाओं को जो है उनका जियो तत्काल कर दिया जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के मामले में, आपने कहा कि ब्लड, बहन जी कह रही थी कि यार ब्लड जांच होते हैं, मैं उनको अवगत करा देता हूं कि सीएससी में जो है हमारे मेडिकल जो टेस्ट होते हैं, ब्लड के जो सैंपल है वो लिए जाते हैं, और कई जो सैंपल यहाँ पर नहीं होते उनको बाहर जो है भेजा जाता है। और रिपोर्ट आएगी तब तक व्यक्ति मर सकता है ना। अब एक चीज बताइए ना कि मर सकता है, कोई व्यक्ति मर सकता है, मरने वाला तो मर जाता है। कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर जांच होती है, कुछ ऐसी जांचें होती हैं जिनकी अथॉरिटी सीएससी को नहीं होती है, वो जांचें जो है हायर सेंटर को भेजनी पड़ती है, वहाँ से रिपोर्टें आती हैं। और दूसरी बात क्या है कि पहले 2017 से 22 के बीच में हमारे क्षेत्र से विधायक रहे थे महेश नेगी जी, उनसे पहले हमारे क्षेत्र जो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में जो है ऐसे कोई हॉस्टल नहीं था कि डॉक्टर जो है वहाँ पर 24 घंटे जो है उपलब्ध रह सके, क्योंकि हॉस्टल नहीं होते थे कि डॉक्टर को किराए में रहना पड़ता या ऐसे सीएससी छोटे उपकेंद्रों में रहना पड़ता था, जहाँ से पहुंचने में काफ़ी समस्या जो है व्यतीत हो जाता था। उनके द्वारा उस समय भवन निर्माण किया गया कि 4 करोड़ की राशि जो है आपकी नॉलेज में भी है कि भवन बनाएगा जो कि 24 घंटे जो है सारे डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध हो सके। लेकिन वर्तमान में हमारे विधायक जो है कांग्रेस के हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2012 तक यूकेडी की सरकार तक, यूकेडी के विधायक तक मर जाते हैं, सो इजी, मतलब बहुत इजी है। मैं ये नहीं कहता कि मर जाते हैं, मैंने कहा हॉस्पिटल आने में भी कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर मरीज नहीं पहुंच पाता है। लेकिन की सरकार में इंसान की कोई कीमत नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है साहब।
आज एक बार बताइए, क्या आदमी की जान आज भी हम देखते हैं? आज अपने पहाड़ों में मुझे भी 5 साल में एज ए प्रमुख मैंने काम किया है। आज हमारे पहाड़ों की स्थितियां किस ओर है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां किस है। आज हमारे आदमी जब आवाज़ भी होता है, किसी को आवाज़ मिलता है, आवाज़ जब टूट जाता है तब जाके उस आदमी को कुछ रुपया मिलता है, कुछ निधियाँ मिलती है। पर लेकिन आज ये बताइए, आज हमारे स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी कमियां आज हो रही है। आज मैडम ने भी मेरे से बोला कि क्या कहते हैं कांग्रेस क्या कर रही है। मैं तो आज मैम को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि यूकेडी आज इस क्षेत्र में कहाँ पर खड़ी है। आज एक भी दिखा दीजिए इन 5 सालों में कि आपने कोई यूकेडी के द्वारा द्वाराहाट में कोई धरना किया गया चिकित्सा के लिए। यूकेडी आज खड़ी हुई द्वाराहाट चकुटिया की समस्याओं को लेके हुए। आज हम तो कहते हैं कि जो यूकेडी है वो भी बीजेपी की बी लाइन है, क्योंकि आज जितने भी हम देख रहे हैं क्षेत्र पंचायतों से लेके जिला पंचायतों से लेके सबको लड़ाने के लिए तो इन्हीं के ही विधायक बीजेपी के झोलों में और गोदी में बैठ के लास्ट में अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो ये आप मत कीजिए। पहले आप यूकेडी को अगर जानना है तो विपिन चंद्र त्रिपाठी जी को समझिए और उनको विपक्ष की भूमिका निभाइए। आज लोकतंत्र पर मैं कांग्रेस का अगर यहाँ पर बैठा हूँ, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हर लोगों को पता होगा कि मेरे द्वारा यहाँ पर कितने पुतले फूके गए हैं। चाहे युवाओं के पेपर चोरी से, पेपर लीक से हो, चाहे महिलाओं के के लिए कोई आवाज़ उठानी हो, हर चीज़ में मेरे द्वारा यहाँ पर हमारी पार्टी द्वारा विपक्ष का लोकतंत्र को समझा गया है और उसके लिए हमने उठाया। और स्वास्थ्य की बात रही, आज स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। एक बार बताइए, आप हम पे तो ब्लेम डाल रहे हैं, हमारे जो विधानसभा में जो विधायक बैठे रहते हैं वहाँ गद्दे लगा के सोए रहते हैं। जब हमारे विधायकों की, अपने मेंबरों की वहाँ पर नहीं सुनी जा रही है तो उस विधानसभा के मुखिया की तो गलती है ना कि हमको बिस्तर लगाने की जरूरत पड़ रही है, हमको रोडों में आने की जरूरत पड़ रही है। एक बार बताओ, कोई कांग्रेस या यूकेडी तो अभी नियुक्तियाँ ला नहीं सकती है हॉस्पिटलों में। डॉक्टर की नियुक्तियां कौन लाएगी? प्रेजेंट की जो सरकार है वही तो डॉक्टरों की नियुक्तियां करेगी। ये नियुक्तियां बाद में लाते हैं, पहले इनके पेपर लीक हो जाते हैं। और जितने भी जो आप बोल रहे हैं एमबीबीएस जो हमको यहाँ पर डॉक्टर दिए हैं, सारे प्लेन एमबीबीएस दिए हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं मास्टर करके यहाँ पर स्पेशलिस्ट आया हो। सारे प्लेन एमबीबीएस है, वो आ जाते हैं कल के दिन में अपने भविष्य की फिर यहाँ पर सीएमओ साहब को एक लेटर देते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, 3-4 महीने की तैयारी करने के लिए, पीजी करने के लिए चले जाते हैं हमारे क्षेत्र को छोड़ के। या तो हमको ऐसे डॉक्टर दो ही मत कि जो यहाँ से पीजी करने के लिए अपने सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ से चल जाए। उनकी गलतियां भी नहीं है। पर जी धरना जो होता है, जो धरना आपने कहा कि विधानसभा में विधानसभा सोने के लिए नहीं होती है। विधानसभा मैं इस सवाल पर दोनों से सोने के लिए भाई साहब नेगी जी, मैं इस सवाल पर जो है जगाने के लिए नहीं, विधानसभा मैं इस टॉपिक पर सवाल पूछा। जगाने का काम होता है, आप कंबल ओढ़ के सोने का काम करते हैं। वो जो दर्शाता है कि सरकार सोई हुई है, तुम कब उठाओगे, ये तुम्हारी किरोला जी मैं इस सवाल पे आऊंगा, क्योंकि देखिए मैं एक बात अभी बताऊं, वैसे इस पर हम लंबी बात करेंगे। विधानसभा का जो सत्र होता है वो ना बीजेपी का होता है, ना कांग्रेस का होता है, ना यूकेडी का होता है। वो होता है एक आम आदमी के लिए, और हम 1-1 रुपया टैक्स दे रहे हैं तब जाके वो विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर वो 1 मिनट नहीं चल रहा है तो हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस बात को, क्योंकि हम सभी का दर्द है, क्योंकि आपने एक बात कही थी, आपने कहा था कि यूकेडी को बी टीम समझा जाता है। अब ये बड़ा हास्यास्पद है कि यूकेडी किसकी बी टीम है, ये आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया। जी मैं इस बात को इसलिए भी, क्योंकि देखिए अगर मैं उदाहरण दूं, मैं हम सभी के लिए यहाँ पर हम सभी के लिए मैं उदाहरण दूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे, हमारे राष्ट्र में ऐसे राज्य हैं, हमारे पास राष्ट्रीय बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर जो लोकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, वो स्ट्रांग हैं। अगर मैं बात करूं बिहार की, आज आप देखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान जी की, जो केंद्र में अभी हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसे समर्थन दी हुई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। बड़ा दुख होता है कि उत्तराखंड में यूकेडी का आज भी भविष्य नहीं। कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहता है भाजपा की बी टीम है। मैं, क्योंकि आप यहाँ पर यूकेडी की बात को रख रही हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किसकी बी टीम है, पहले तो ये बता दीजिए आज। और ये जो सबसे प्रमुख बात है कि जब आप बात को रखती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये आपसे सामने से कह रहा हूँ, ये बात काशी सिंह एरी जी ने भी कही है अभी कि यूकेडी अपनी बात को
नहीं रख पाई। दूसरा, उन्होंने युवा टीम, जो एक युवाओं का जो मैं कहूँगा कि अच्छे से पोषण करना चाहिए था, नया नेतृत्व जो पैदा करना चाहिए था, वो यूकेडी ने नहीं किया। इसीलिए आज सामाजिक मंचों पर कहीं ना कहीं जिन युवा नेताओं की यूकेडी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सुनना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, कांग्रेस के नेताजी ने बोली थी कि हमने इतने धरने किए दोरहाट विधानसभा में, आपने क्या किया। तो कल मदन बिष्ट जी ने जब यहाँ पर कहा था कि पी मोड हम लोग लेके आए थे और हमारे यहाँ लोग काम कर रहे थे, तो उसी टाइम पुष्पेश त्रिपाठी जी ने भी ये बताया था, क्योंकि वो आंदोलन उन्होंने किया था कि पी मोड में 5 डॉक्टर जो थे वो यहाँ भी बैठ रहे थे, भवाली भी बैठ रहे थे, कोटद्वार भी बैठ रहे थे, और 5 करोड़ रुपए महीने का वो लोग ले रहे थे। और वो उनके आंदोलन के बाद ही जब उन्होंने हरीश रावत जी को दिखाया कि ये है, जब यहाँ से सीएमओ की रिपोर्ट गई, उसके बाद वो यहाँ पे उन्होंने कैंसिल किया उस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष हम लोग अपनी बात नहीं रख पाते। हाँ, एक चीज है कि गरीब को सभी दबाता है। यूकेडी कोई ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, ये आंदोलनकारियों की पार्टी रही है पहले से ही। राजनीति करना अभी भी हमारे लोगों को नहीं आया है। हाँ, मैं इस गलती को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो सेकंड लाइन पैदा होनी थी, उसको करने में हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो विफल रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि हम तीसरी पीढ़ी आ रहे हैं। सेकंड लाइन जो है कहीं ना कहीं विफल रही। लेकिन गरीब जो बोलते हैं ना कि गरीबों को सभी दबाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखिए, उस टाइम भी आप देखिए कि सन 2000 बनने तक यूकेडी राज्य की मांग करने पे लगी थी कि ऐसा करिए, जो क्या बोलते हैं, राजधानी गैरसैंण की बात कर रही थी, राज्य की मांग कर रही थी। उस समय कांग्रेस और भाजपा अपने संगठन बना रहा था। आज भी ये आंदोलन जो है आपके सामने प्रखर उदाहरण है कि यहाँ पर भाजपा हमें आंदोलन करने के लिए छोड़ देती है, कांग्रेस हमें आंदोलन करने के लिए छोड़ देती है, और ये लोग अपने बूथ अध्यक्ष अभी से बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। आप गांव देखिए, वहां देखिए, ये लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं गाँव में, सेवा पखवाड़ा लगा रहे हैं गाँव में, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिससे कुछ होता ही नहीं है। ये खाली ढकोसले हैं इन लोगों के, और हम लोगों को इन्होंने छोड़ा है आंदोलन करने के लिए। जितने भी जन आंदोलन है हमने प्रखरता से रखे हैं। हमको हाईजैक करने की कोशिश हमेशा से की गई है। आपको रोकूंगा एक बात के लिए। मैं कुछ बातें यूकेडी की, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, और हमारा प्रदेश भी चाहता है कि कोई ऐसा दल हो जो हमारी बात करे, जो पहाड़ की बात करे, जो हमारे पहाड़ को समझे। मैं आपकी 2 बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। एक, कि हम आंदोलन में रहते हैं और ये पार्टियां बना रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव भी लड़ना है, आपको राजनीति भी करनी है, तो इसलिए आपको भी अपना दल बनाना है, आपको भी अपने बूथ अध्यक्ष तैयार करने हैं। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो सेकेंड लाइन जो टीम आपकी गायब रही बहुत लंबे समय तक यूकेडी का, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा, मैं मानता हूँ इस बात को, हमारे सभी लोग मानेंगे कि उत्तराखंड को बनाने में यूकेडी ने बहुत लड़ाई करी, ये हम सब इस बात से सहमत हैं। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तब उसका बाप देखे तो ठीक है, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद भी आपको बच्चे को पालना है, पोसना है, तब जाके एक दिन कहोगे कि ये मेरा बेटा है। सिर्फ आप इस बात से कि ने प्रदेश को बना दिया, उसके बाद आपने प्रदेश की बात को रखना था, वो आपने, मैं कहूँगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा होता, आपने आंदोलन करे होते, या बहुत बार आप सरकार में भी रहे, सरकार का हिस्सा रहे, अगर आपने अच्छी तरीके से अपनी बातों को, लोगों के दिलों को जीता होता, लोगों के दिलों की बात की होती, तो आज आप संसद में भी होते और आज उत्तराखंड की बात उत्तराखंड की संसद में गूंज रही होती। तो इस बारे में, क्योंकि यूकेडी को कहीं ना कहीं पुनर्वलोकन करने की जरूरत है, और खासकर क्योंकि हमारी उम्मीदें भी हैं कि जो युवा पीढ़ी है, चाहे अभी यहाँ पर बात आई थी कि जो पुष्पेश त्रिपाठी जी के पिताजी हैं स्वर्गीय विपिन दत्त त्रिपाठी जी, उनकी बात हो, काशी सिंह ऐरी जी की बात हो, अगर आज भी यूकेडी जो उत्तराखंड संघर्ष समिति की जो उनकी रिपोर्ट, उत्तराखंड संघर्ष समिति की जो उन्होंने 20 सूत्री मांगे रखी थी, अगर आज भी उन बातों पर काम करे तो आज भी यूकेडी बहुत मजबूती से आ सकती है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, क्योंकि हमने स्वास्थ्य और सड़कों पर बात करी, जो हमारा सबसे मूलभूत अधिकार है वो है शिक्षा पर, क्योंकि हम सभी यहाँ पर युवा बैठे हैं और युवाओं में क्लस्टर स्कूल, माननीय शिक्षा मंत्री जी, और बड़ा संजोग है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वही हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए, क्योंकि वो एक क्लस्टर स्कूल्स की योजना लेके आ रहे हैं, और हम सभी यहाँ पर विदित है। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, क्लस्टर स्कूल का मतलब है कि किसी क्षेत्र के 2-3 स्कूलों के बच्चों को सरकार वहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाएगी, और वो किसी एक स्कूल में जाके पढ़ेंगे और शाम को उसी वाहन से उन बच्चों को फिर घर भेज दिया जाएगा। मैं, क्योंकि आप सरकार में हैं,
सबसे पहले तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है क्लस्टर स्कूल। सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र है, 5 बजे अभी अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, बाघ की समस्या है और धीरे धीरे मैं कहूँगा कि हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी बालिका जो हैं वो कितनी सुरक्षित हैं कितनी नहीं हैं, ये धीरे धीरे पूरे हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तो क्लस्टर स्कूल योजना जो है वो शिक्षा का जो स्तर है क्या उसे बढ़ा पाएगी या जैसा घटता स्तर हमारा जा रहा है वैसा ही घटता जाएगा? देखो, जो क्लस्टर स्कूल है ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी योजना है और जिसकी ज़रूरत आज पहाड़ को और पूरे उत्तराखंड को है। वो उसकी क्यों है? क्योंकि आज जो है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है छात्रों की संख्या जो है स्कूलों से घट रही है, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कहीं पर ज़्यादा है, तो स्कूल घट रहे हैं क्योंकि हर गांव में कई ऐसे गांव हैं जिस गांव में 2 या 3 तोके हैं, तो 2 या 3 तोकों में जो है स्कूल हैं कि पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन यानी पलायन हो, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर जो है स्कूल तो ज़्यादा, एक गाँव में 3-3 स्कूल है। अब एक गांव में अगर 3 स्कूलें मान लिया जाए वहाँ पर हैं, तो एक जगह 10 हो गए, दूसरी जगह तो 20 हो गए, एक गांव में 30 बच्चे मान लिया अवेलेबल हैं, तो 3 स्कूलों को अगर मिला जाए, अगर वही 10 बच्चों के लिए 2 टीचर मान लिया अवेलेबल हैं, तो वही 3 जगह पर 6 बच्चे हो, 6 टीचर हो गए। वही अगर 6 टीचर एक जगह पर हो। और दूसरी बात आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट की जो है सुविधा, आज हमारे पहाड़ में जो है बच्चे 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। अगर वही 2 या 3 किलोमीटर में हमारा एक क्लस्टर स्कूल होगा तो वहाँ पर जो है 2-3 किलोमीटर कितना होता है, 2-3 किलोमीटर पे यहाँ पर एक क्लस्टर स्कूल में जहाँ पर सारे टीचर अवेलेबल होंगे, तो उनको मुझे कहना है ये कार्य जो आज हो रहा है इस कार्य को बहुत पहले कर लेना चाहिए। नहीं जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप मुझे बताइए। और दूसरी बात एक चीज और बोला था मैं आपकी बात कि बहन जी ने बोला था कि उत्तराखंड जो है क्रांति दल जो है आंदोलन करने में रह जाती है। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति आंदोलन करता है, जो व्यक्ति जनता के हितों के लिए काम करता है, उसको तो वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मैंने इस बात का जवाब उनको दिया था। अगर आपको कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप राजनीतिक पार्टी नहीं है तो अपने उत्तराखंड क्रांति दल के स्तर पर उत्तराखंड शांति पार्टी रख देना चाहिए आपको। नहीं ना, अगर आप राजनीतिक पार्टी नहीं है तो नहीं जी, मैं सुनिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्लस्टर स्कूल पे हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, सरकार का ये कहना है कि हम कुछ क्षेत्र में हमारे टीचर्स कम हैं और सबसे मेन बात है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है। ये बड़ा सोचनीय विषय है कि उसी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों के लिए तो बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही, लेकिन सरकारी स्कूलों की जो हमारी छात्र संख्या है वो कम हो रही है। ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोचने की बात है? ना, उसी का तो विकल्प क्लस्टर स्कूल है, क्योंकि जहां पर मान लो 4 स्कूलों को समायोजित कर दिया कि 4 एक जगह पर 5 टीचर है, कहीं पर 2 हैं, कहीं पर 6 हैं, अगर उनको समायोजित तो इससे सरकारी नौकरियां कम नहीं होंगी टीचरों की? कैसे कम होंगी आप बताइए? क्यों आप 4 स्कूलों के टीचरों को एक जगह ले आ रहे हैं? 4 जगह, हाँ, अगर मान लीजिए मैं मूल तो मानता हूँ एक स्कूल में 5 ही टीचरों की जरूरत मिनिमम, तो जहाँ आज हमारे 4 स्कूल चल रहे हैं वहाँ 20 टीचर हैं। आज आप एक जगह 5 टीचरों से कह रहे हैं कि सारे बच्चों को पढ़ाओ, तो 15 टीचरों की नौकरी नहीं जाएगी। आप जिस प्रदेश को रोजगार की जरूरत है आप वहाँ बेरोजगारी लेके नहीं आ रहे। बॉस, अगर मान लिया जाए बच्चों की संख्या बढ़ती है, तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो टीचरों की संख्या क्या बढ़ेगी, और टीचरों की संख्या बढ़ेगी तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि टीचर एक बार लग गया तो रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट भी तो होंगे, उसमें से कुछ लोग रिटायर होंगे। रिटायरमेंट तो देखिए 60 साल में होगा, 60 साल में। तो सरकार की विफलता नजर आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज देखो, आज प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी स्कूल एक तरफ आप बंद कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, अगर हमारे जो पहाड़ का युवा है, अगर यहाँ पर पढ़ लिख के यहाँ पर कोई DLED कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई, आप यहाँ पर हमारे पहाड़ों के लिए अवसर, हमारे पहाड़ों के युवाओं के लिए आप अवसर दें कि पढ़ाने का, कहीं पर वो आप 3-4 स्कूल बंद करने के बाद आप बंद नहीं कर रहे, समायोजित करना और बंद करने में बहुत अंतर होता है। 4 स्कूल जो 3 स्कूल को क्या करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पार्टी ने आपको बना के दिया, बेचने का प्रावधान है, बाकी 3 को बेचने का प्रावधान। देखो, वो भी ये सिर्फ यह है कि प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आगे बढ़े, और जो सरकारी स्कूलों में अब छात्र संख्या वैसी कम हो रही है। क्यों हो रही है? ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, तभी तो स्कूलों में बंद हो रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है क्लस्टर। आप पहले छोड़ो, पहले आप ये बताओ, द्वारहाट और चकुटिया में खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है। आप ये बताओ, खंड शिक्षा अधिकारी तक आपका
शालदे से हमारे द्वाराहाट और चकुटिया में आ रहा है। क्लस्टर स्कूल की तो बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए ना, हमारे खंडों में जब तक हमारा अधिकारी नहीं है, जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है वो नहीं है, वो सिर्फ उनसे चल रहा है जो वहाँ पर। इस पर नेगी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी के बारे में आप क्या? वो तो पूरे उत्तराखंड में प्रिंसिपल नहीं है, हमारे अल्मोड़ा जिले में प्रिंसिपल नहीं है, और वर्तमान में द्वाराहाट विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है। और आपके विधानसभा में अगर खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि आपके विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि आपके विधानसभा में नहीं है। हमारे विधायक जी को तो बैठना पड़ जा रहा है, तभी तो आपका जब काम नहीं कर रहे, जब मुख्यमंत्री तभी नारे लगाने पड़ जा रहे हैं कि काम कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ये 92 वोट तो बहुत भारी पड़ गए भाई साहब इस बार द्वाराहाट को। मैं आप दोनों को देखिए, क्लस्टर स्कूल पे हमने बात की, शिक्षा के क्षेत्र में हमने बात की, कहीं ना कहीं आज मैं कहूंगा खंड शिक्षा अधिकारी वाली बात है, आपने कहा कि वो नहीं है, ये आपको माननी पड़ेगी कि सरकार नियुक्ति करती है, इसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं होता है। तीन खंडों का एक क्लस्टर भी बनाएंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं साहब भाई आप जाएंगे ना, आपका अब उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप जाएंगे वरिष्ठ अधिकारी को। साहब मैं आपसे नहीं, मैं किरोला जी एक सेकंड, क्या बताओ, क्या आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए विधायक बने हैं? ठीक है, आप व्यक्तिगत कार्यों तक ही सीमित नहीं आप मेरी एक बात सुनिए, क्षेत्र के लोगों के लिए बने हैं, क्षेत्र की समस्याओं को आप उठाएंगे। आप मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी नहीं एक किरोला जी एक मिनट, आप ये बताइए, ठीक है, वो मैं कहता हूं कि चुनाव तक, जब तक आप चुनाव लड़ते हैं तब तक आप बीजेपी के हैं, तब तक आप कांग्रेस के हैं। जब आप विधायक बन जाते हैं, ना आप बीजेपी के रहते हैं ना आप कांग्रेस के रहते हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, आपके भी तो कैंडिडेट लड़े थे, अगर वो विधायक बन गए, आज आप विपक्ष में हैं द्वाराहाट में, आज आप विपक्ष में हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो आप आवाज कहां उठा रहे हैं? आप ये बताइए। आज अगर मान लीजिए प्रदेश में आपकी सरकार है, मैं तो कह रहा हूं कि कितना गोल्डन आपके जो बीजेपी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए कितने अच्छी बात है आज आपका विधायक नहीं है। आप ऐसा काम करिए, क्योंकि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री जी आपके हैं, अगर आप आज ऐसा काम करिए कि सरकार जब 2027 में जब वोट लेने की बात आए तो आप छाती चौड़ी करके आइए। उसका उदाहरण आप चौखुटिया देखिए ना, चौखुटिया जो आज स्वास्थ्य का आंदोलन है, हमारे वहाँ पर विपक्ष की भूमिका में, तो हमारे पूर्व विधायक जी वहाँ पर आज धरने पर बैठे। तो एक है, ये तो हम कह रहे हैं, ये तो शर्म की बात है, इस बात को उठा ही नहीं पा रहे, तो इसलिए स्वयं उनको धरने पर बैठना पड़ा। तो हमने बात की क्लस्टर स्कूल्स पर, जिसमें हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो क्लस्टर स्कूल्स हैं वो हमारे प्रदेश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक हैं? तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम जहाँ बैठे हैं ये शिक्षा का मुख्य द्वार कहा जाता था एक समय में, और वो यूकेडी के बिपिन चंद्र त्रिपाठी जी की वजह से कहा जाता था। अब हम क्लस्टर स्कूल्स की बात करें तो क्लस्टर स्कूल्स उत्तराखंड के लिए कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि वो एक रोजगार का साधन भी है। पहले से जो शिक्षक होते थे वो उन्हीं गाँव में रहते थे जिन गाँव में बच्चे पढ़ते थे। आज के समय में अगर ताल में भी कोई शिक्षक पढ़ा रहा है यहाँ से 8 किलोमीटर, वो चकोटिया आके रह रहा है, उनकी जो उनके घर वाले हैं उनको चकोटिया नहीं चाहिए, उनके घर वालों को चकोटिया चाहिए, उनके घर वालों को बाजार चाहिए, वो क्योंकि वहाँ वो सुविधाएं नहीं है। हर किसी को अच्छी सुविधाएं चाहिए, इसलिए जो मास्टर है वो भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। और अगर दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ से आना संभव नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर जगह इनकी रोड ही पहुंच रही है, रोड भी हर जगह नहीं है, तो अगर क्लस्टर स्कूल्स ऐसी जगह पे हैं और रोड से अगर दूर है कोई घर जिनके दूर है, तो उनको 1 घंटा तो रोड पे आने में ही लग जा रहा है। ऐसे में वो बच्चा स्कूल तक कहाँ तक पहुंचेगा? ये तो रोजगार का भी हनन है और ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए शिक्षा का भी। और अभी हमारे नेताजी कह रहे थे कि तभी तो हमने क्लस्टर स्कूल बनाया, जब आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की तादाद जो संख्या बच्चों की है वो प्राइवेट स्कूल में बढ़ रही है, वो कह रहे हैं तभी तो हमने क्लस्टर स्कूल बनाए। मतलब क्लस्टर स्कूल बनाने से जो प्राइवेट स्कूल की सुविधाएं वो क्लस्टर स्कूल में तब्दील हो जाएंगी, इसकी गारंटी है यहाँ पे दे रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यूकेडी की सरकार कभी नहीं रही, विधायक रहे, लेकिन समर्थन रहा लेकिन सरकार नहीं रही। तो जो हरीश रावत जी हैं, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एक मॉडल स्कूल जो है इन्होंने खोले थे और वो बहुत ही शानदार थे। हम तारीफ भी करेंगे, हम उस चीज का समर्थन करेंगे। हाँ, वो बहुत अच्छे थे। आज भी गैरसैंण में कई मॉडल स्कूल चल रहे हैं जिनके बच्चों को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार मिल चुके हैं। वो मॉडल स्कूल को भाजपा सरकार ने बंद करवा दिया, जहां जहां खुल चुके थे वहां छोड़ दिया और जहां बन रहे थे वहां बंद करवा दिया। तो ये किस तरीके का आपने निजी आप दुश्मनी ले रहे हैं, या इसमें आप जनता का नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो जाके बोल रहे हैं तमिलनाडु
में कि यहाँ पर जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो तमिल में होनी चाहिए, लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है, जब हम अपनी बात करते हैं तो ये हमको भेदभाव करने की और तमाम तरह की चीजें ये हमसे कहते हैं। सुशीला तिवारी जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी में, वहां पर आपको 20 से 25 केवल जो है उत्तराखंड के बच्चे मिलेंगे। सारे जो वहाँ के, और सीटें वहाँ लगभग 300 के आसपास हैं जो बाहर से भरी जा रही हैं। तो इस पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि ऐसी नीतियां बनाए कि हमारे जो पहाड़ के बच्चे, हमारे पहाड़ के बच्चों को, अभी खुद भुवन दा की बेटी को यहाँ से विदेश जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मेडिकल सुविधा आम आदमी के लिए बहुत महंगी है। वो उसे डॉक्टर बना के यहीं चकोटिया की सेवा करने के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों की गलती है, और नीतियां सरकार बनाती है, और सरकार में इतनी परिपक्वता होनी चाहिए, इतना इनमें धैर्य होना चाहिए कि ये अपनी गलती स्वीकार करें कि हम लोग ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। जी मैं हमारे सभी साथियों का मैं दोबारा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा, अगर सत्ता पक्ष ये मानता है कि सब अच्छा हो रहा है तो हम चाहते हैं कि, और बाकी क्योंकि दोनों विपक्ष में हैं, और हमारा ये मानना है कि अच्छा हो रहा है तो और अच्छा होना चाहिए, और अगर कमियां हैं तो उन पर काम होना चाहिए, समस्याएं हैं तो समाधान होना चाहिए। और आज जो हम बैठे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें कभी पहाड़ में नहीं देखी हैं पहले, कि एक जगह पर एक साथ हमारे युवा, क्योंकि जो पदेन होते हैं, जो विधायक बन जाते हैं, वो फिर किसी पद के नहीं रहते, वो किसी पार्टी के नहीं रहते, फिर वो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे यूकेडी के हों, वो अपनी राजनीतिक धरोहर को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम युवा हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, हम व्यक्तिगत कोई भी चीज़ आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक जो मांग है, उन चीज़ों को चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, सड़क के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, उस पर मांग करें। मैं सभी का ध्यान अब आगे बढ़ाऊंगा, जो हमारा, क्योंकि हम सब यहाँ पर युवा बैठे हैं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि युवा हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, भविष्य हम ही है, हमारे कंधों पर इस देश का भविष्य है, इस प्रदेश का भविष्य है। जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे प्रदेश में है, हमारे देश में है, वो है बेरोजगारी का। रोजगार कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी सरकार है, और यहाँ पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और दल हो, उन्हें ये बात माननी पड़ेगी कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी बेरोजगारी बढ़ी है, और चाहे सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रोजगार देने की जरूरत है, रोजगार सृजन की जरूरत है, और यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात से कह रहे हैं कि होनी चाहिए। मैं इसमें आप लोगों से, क्योंकि मैं इसमें यूकेडी से मैं कहना चाहूँगा कि आपका क्या मत है कि कैसे बेरोजगारी इतनी हावी हो रही है, और क्या इसका उपाय हो सकता है। मैं उपाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप क्रांति दल हैं, आप कहते हैं कि आपके पास विजन है कल को इस प्रदेश को चलाने का, तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे यहाँ जो रोजगार है उसका सृजन हो सकता है। देखिए, पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, क्योंकि युवा को और एक असल नेता जो समाज का होता है, उसे समाधान की समस्या के साथ उसे समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। जिसके पास समाधान नहीं है वो नेता नहीं है। बिल्कुल, वो खाली अंधभक्ति कर रहा है या चमचागिरी कर रहा है, जो भी आप कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। क्षेत्रवाद सकारात्मक उससे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हरियाणा के लोग हैं, अगर हरियाणा के लोगों को हरियाणा में ही रोजगार मिले तो उन्हें बाहर ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जाएंगे भी तो वो कुछ अपनी हायर स्टडी करने जाएंगे और उसको पढ़ के वो वापस आ सकते हैं। हमारा युवा आज बाहर जा रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ रहा है, चाहे वो शिक्षा के लिए जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, और उसको रोजगार वहीं मिला है। हमारा जो उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड की बात करूंगी, हमारे उत्तराखंड में संसाधन बहुत कम है, लिमिटेड है, और प्रकृति से रिलेटेड है हमारे जितने भी संसाधन। तो ये जरूरी है कि हमारी जमीन यहाँ पे सुरक्षित रहे, ताकि उसमें जो हमारे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम एक 12वीं क्लास के बच्चे से पूछते हैं, मैं खुद एक स्कूल में गई थी, हम एक 12वीं क्लास के बच्चे से पूछते हैं कि आप 12वीं के बाद शहर जाएंगे या पहाड़ रहेंगे, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं पहाड़ ही रहूंगा। हमने कहा आप क्या करेंगे पहाड़ में, तो उसने बोला खेती। खेती कैसे, उसका आगे उसे नहीं पता। हमारी शिक्षा पद्धति आज हमारे बच्चों को ऐसे तैयार कर रही है कि उन्हें सीधे शहर के लिए तैयार कर रही है, वो पहाड़ी जीवन जीने के लिए उन्हें तैयार नहीं कर रही। एस्ट्रोनॉमिकल विलेजेस है हमारे यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी का बहुत अच्छा टूरिज्म
यहाँ पर हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर हो सकता है, तमाम तरह की चीजें अगर सरकार नीतियां सही निकाले और बच्चों को वो शिक्षा मिले तो वो यही तमाम तरह की चीजें कर सकते हैं। और आरक्षण, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह के जो मूल निवासी हैं, हर जगह के जो लोग हैं, हरियाणा का हरियाणा में, उत्तराखंड का उत्तराखंड में, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें अधिकार है अपने ही घर में काम करने का। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल। मैं हमारी क्योंकि जो बात है, मैं विपक्ष से पहले सवाल दोनों से उनकी राय जानता हूँ, फिर मैं आपसे पक्ष से पूछूंगा क्योंकि उसमें मेरे कुछ व्यक्तिगत सवाल भी हैं। तो क्योंकि आप किरोला जी, आप विपक्ष में हैं, आज आप प्रदेश में भी विपक्ष में हैं, आज आप देश में भी विपक्ष में हैं, और बेरोजगारी मैं कहूँगा ना क्षेत्रीय मुद्दा है ना राज्य का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात, ये हमारे घर का मुद्दा है। अगर हम अपने घर में आज हमारे पास रोजगार नहीं है, मेरा ये मानना है कि आज पहाड़ का या किसी भी क्षेत्र का पीछे होने का रीजन है, लोग कहते हैं कि यहाँ पलायन हो रहा है, तो पलायन का भी रीजन रोजगार है। अगर आप रोजगार मेरे को मेरे घर में, अब मैं कह रहा हूँ बाहर जाके मुझे 50,000 की जगह आप मेरे घर में मुझे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, मैं उस 15,000 में खुश हूँ। मैं अपने माता पिताजी के साथ उस रोटी को खाऊंगा, मैं अपने भाई बहनों के साथ उस रोटी को खाऊंगा, मैं अपने परिवार के साथ बैठ के उस रोटी को खाऊंगा। बाहर भले ही मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ, मेरे साथ मेरे सुख में मेरे दुख में कोई नहीं है। तो इस पर विपक्ष की क्या राय है, और विपक्ष इस पर खुलकर, चाहे वो आंदोलन करने की बात है तो आंदोलन क्यों नहीं करता है, और कैसे रोजगार सृजन हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि किस नेता के पास, किस पार्टी के पास विजन है। ये है ना, मेरा मानना तो ये है, जैसे आज रोजगार पर अगर हम बात कर रहे हैं, आज रोजगार कैसे आदमी को मिलेगा। आज एक बच्चा अपने भविष्य की क्या कल्पना करता है, अपने भविष्य की उज्जवल कल्पना वो करता है। वो सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं अच्छे से नौकरी करूंगा। पर लेकिन आज बताओ ना, हमारा बच्चा जो पहाड़ का बच्चा है वो देहरादून जाता है, 18 घंटे 15 घंटे वो पढ़ता है, और उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। तो सरकार फिर उसमें ये बोल देती है, अगर सीबीआई माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं अगर सीबीआई जांच होगी तो फिर पेपर क्या कहते हैं, पेपर ही निरस्त हो जाएगा। आज एक बताइए ना, ये भ्रष्टाचार जो है, ये समय का भ्रष्टाचार अलग है, और जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है वो भ्रष्टाचार अलग है। आप ये बताइए, एक पेपर को भरने के लिए एक बच्चा कम से कम 1500-2000 रुपये का फॉर्म भरता है, 2-2 हज़ार रुपये का फॉर्म भरता है। फिर यहाँ से हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, यहाँ के जाने के लिए चाहे देहरादून बोलो चाहे हल्द्वानी बोलो, वहाँ होटल लेना है, वहाँ रूम लेना है, वहाँ उसका सेंटर है, उसके लिए कम से कम नहीं भी होते तो उसके अगर 2 जने भी जाएंगे तो 10,000 रुपये का खर्चा होता है। वो भ्रष्टाचार अलग है। पर लेकिन आज बताओ ना, आज सरकार अगर हम चाहते हैं, अगर 27 में हमारी सरकार आई तो प्रोडक्टिविटी और रिसोर्सेज पे कांग्रेस काम करेगी। जिस हिसाब से हिमाचल प्रोडक्टिविटी और रिसोर्सेज पे जैसे काम हुए, जैसे मैं 5 साल प्रमुख रहा था, तो मैंने महिलाओं के उसमें क्या जो होता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए भी प्रोग्राम रखे थे। वो प्रोग्राम भी करे, क्योंकि जिस स्तर के हम हैं उसी स्तर पर हम भी कार्य कर सकते हैं। अभी विपक्षी की बात है, अगर विपक्षी में हम रोडों में हैं, आज भी हम रोडों में हैं। हमने अभी 4 दिन पहले हमारा देहरादून में आंदोलन था, पेपर चोर गद्दी चोर के हमने नारे लगाए, हमने पूरा सीएम आवास घेराव करा, अपने ऊपर मुकदमे लिए हैं। और क्या कर सकते हैं, विपक्ष की भूमिका ये है। और मैं यूकेडी वालों से भी कहना चाहता हूँ इसी मंच से कि कम से कम विपक्ष की भूमिका आप निभाएं। विपक्ष जब दिखेगा, आज जब तक विपिन चंद्र त्रिपाठी जी थे, जब तक जीवित थे तब तक ही आंदोलन होते थे, तब तक ही इनकी पार्टी संघर्ष करती थी। आज तो इनकी पार्टी कहीं से कहीं तक दिखती नहीं है संघर्ष करते हुए। कौन सा आंदोलन ये था जो आपने हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए किया, जो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो हमारे शिक्षा के लिए किया, कौन सा ऐसा आंदोलन था जो चिकित्सा के लिए किया। आपके नेता तो जब द्वाराहाट नहीं बचा पा रहे, आप उत्तराखंड बचा पाएंगे? मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप अभी उत्तराखंड में चाहे भू कानून, चाहे मूल निवास के आंदोलन हो, चाहे समितियां हो, चाहे बेरोजगार संघ के आंदोलन, मैं स्वयं बेरोजगार संघ के आंदोलनों में पिछले 3-4 साल से बेरोजगार संघ के साथ रही हूँ प्रदेश लेवल पे। तो ये सब तो नहीं कह सकते आप। और आप बोल रहे थे कि इतने सालों में यूकेडी नहीं, यूकेडी अभी ही दिखी है। 1 मिनट, यूकेडी अभी ही दिखी है, इतने साल पहले आपको नहीं दिखी, लेकिन अब आपको यूकेडी दिख रही है। यूकेडी अभी ही दिखी है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी कि पहले तो सरकार को भी और विपक्ष को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि रोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। और दूसरी बात, जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो हरीश रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वयं उनकी ऑडियो वायरल हो गई थी। पटवारी से लेकर दरोगा भर्ती तक हरीश रावत जी की सरकार में भी घोटाले हुए हैं, घपले हुए हैं, वहां भी पेपर लीक हुए हैं। तो आप लोग ये मत बोलिए कि हमने पेपर नहीं बेचा या हमने पेपर नहीं बेचा या हमने नहीं किए। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उस समय भर्ती होना और भी आसान था। तो आप ये
बात बोली है, लेकिन और इस वक्त तो भ्रष्टाचार फिर चरम पर है। इसमें तो भाजपा को बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज 10 दिन हो गए हैं। इस पे भाजपा से जवाब देते हैं, भाजपा से जवाब देते हैं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, मैं क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा अपने सवाल में कुछ ये जोड़ूंगा। एक, मैं हम सभी को, आज हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा मैं कि हमारे सामने जब भी हम रोजगार कहें तो एक तो सबके दिमाग में आता है नौकरी, दूसरा वो भी सरकारी। तो ये सोच हम सभी को बदलने की जरूरत है। अगर जब रोजगार की बात आए तो मैं चाहता हूं हमारे प्रदेश का युवा स्वरोजगार की बात करे, हमारे प्रदेश का युवा नौकर ना बन के मालिक बनने की बात करे। और क्योंकि यहाँ पर आप प्रदेश में सरकार में है, आज प्रदेश सरकार हमारे युवाओं के लिए जो स्वरोजगार करना चाहते हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारी एआई, क्योंकि आने वाला समय जो है एआई का है, आप उस पर क्या काम कर रहे हैं, आप हमारे युवाओं, क्योंकि देखिए अगर आप 2025 में अभी भी टाइपिंग करना सिखा रहे हैं तो ये कहीं से कहीं तक काम आने वाला नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिला, वो कह रहे थे कि हम स्किल डेवलपमेंट करें। आप स्किल डेवलपमेंट करा क्या रहे हैं वो तो आप देखिए। आप बच्चों को एआई पढ़ाइए। आप चाइना में देखिए कक्षा 6 में वहाँ का बच्चा एआई पढ़ रहा है। जब तक हम 12वीं में आते हैं, जब तक हम व्हाट्सअप चलाना सीख रहे हैं, तब तक वहाँ का बच्चा व्हाट्सअप बना ले रहा है, तब तक वो व्हाट्सअप बना ले रहा है। तो आज प्रदेश सरकार पर या राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्र की सरकार है, वो कैसे हमारे युवाओं को रोजगार देने में, या जो बेरोजगारी का दंश जो आज हमारा युवा झेल रहा है, उस पर हमारे प्रदेश सरकार की क्या राय है, क्या नीति? सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में एक सबसे पहले युवाओं को और उनके माता पिताओं को एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या से निपटना है तो हमें स्वरोजगार की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे चाहे हम उद्यान की तरफ से जाएं या पशुपालन की तरफ से जाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम मत्स्य पालन, बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे प्रदेश में हमारे सरकार के द्वारा से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है, जिसमें सब्सिडी के आधार पर जो है लोन दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बिना किसी गारंटर के, सबसे पहले क्या होता था कि जब तक आप गारंटर नहीं लाते हैं तब तक आपको लोन बैंक उपलब्ध नहीं कराता था। तो और लोन वाला ऐसा विषय है कि उस विषय में कि गारंटी देने के लिए कोई राजी नहीं रहता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जिसमें बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गारंटर के जो है आप लोन ले सकते हैं और अपने स्वरोजगार को चला सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। और एक उत्तराखंड में एक मेंटलिटी और बहुत ज़्यादा मेंटलिटी हावी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जब तक हमारे वहाँ के युवाओं को, उनके माता पिताओं और प्रदेशवासियों को यह न समझे कि हमें अपने घर में रहना है, तो सम्मान के साथ जो घर में रहने वाला हो, बाहर में रहने वाला हर व्यक्ति का सम्मान हो। हम देखते हैं कि एक युवा जो है गाँव में रहता है तो उसको कहते हैं देखो ये घर में रहता है, भले वो कितना अच्छा इनकम कर रहा हो, लेकिन उसको एक नीचे मेंटेलिटी से देखा जाता है। ऐसे भेदभाव भी हम लोगों को भी उस विषय में समझना चाहिए, सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा, वैसे तो ये हम सबको बदलने की जरूरत है। वास्तव में देखिए मैं युवा हूं, इसकी जिम्मेदारी मैंने ली, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैं 2 बातें आपसे कहूंगा। देखिए ठीक है, आप स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं, आप होम स्टे पे बात कर रहे हैं, आप दुग्ध पालन पे कर रहे हैं, मत्स्य पालन पे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए कि पुलिस विभाग में 3500 से अधिक पद रिक्त हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। और अभी मैं अगर विभागों की आपको रिक्त पदें गिना दूं तो कम से कम अभी 10,000 से ऊपर रिक्त पद उत्तराखंड में अभी मिल जाएंगे जो भरे जाने चाहिए। और उसमें भी अभी सरकार ने बहुत जगह पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं पद, वो सृजित कर दिए हैं जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल काम हो रहा है। तो जब आप जानते हैं कि आपका प्रदेश बहुत छोटा हमारा प्रदेश है, आपके प्रदेश के जो युवा हैं वो अभी स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं, उस स्तर पर तो कम से कम नहीं कर रहे हैं जिस स्तर पर करना चाहिए, तो कम से कम वो विज्ञप्तियां, वो भर्तियां जो होनी चाहिए, जो हम नई सृजन करने की तो बात ही नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जो पद सृजित हैं पहले से, आप उन्हें क्यों नहीं भरते। आज हमारा युवा 4-4, 5-5 साल देखे रह जाता है कि कब विज्ञप्ति आएगी, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक होगा तो उसके बाद वो, अगर मान लीजिए पेपर लीक नहीं होता है तो वो कोई ना कोई हमारा वहाँ चले जाएगा, हाईकोर्ट में चले जाएगा, वहाँ से स्टे लग जाता है। जब तक अगला पेपर होता है तब तक वो बेचारे की उम्र ही निकल जाती है। अब आप बताइए कि एक भर्ती में जहाँ हमें 3 मौके, 4 मौके, 5 मौके हमारी उम्र के हिसाब से मिलते हैं, वहाँ हम एक मौके पे हमें तो हमारी गलती को आत्मसात करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती जो की जा रही है, देखो हम देखते हैं कि एक भर्ती प्रक्रिया जो है सरकार द्वारा चलाई जाती है और काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है कि भैया विभाग जो है
कार्मिक के पास भेजेगा, वित्त के पास जाएगा, फाइल पर, उसके बाद विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बाद पेपर होगा, और पेपर होने के बाद भी ये नहीं है कि उसका रिजल्ट निकला। कई बार कई ऐसी समस्याएं जाती है कि किसी बीच में युवाएं जो है कोर्ट के दरवाजा को खटखटा जाता है, वहाँ पर रोक लग जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस को की सरकार उस प्रोसेस जब तक पूरा ना हो, जब तक भर्ती व्यक्ति का चयन ना हो जाए, उसकी नियुक्ति ना हो जाए, तब तक जो है कार्य को कैसा किया जाएगा, उस कार्य को लगातार संपादन करने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। नेगी जी सुनिए, एक ऐसा देश जहां 543 लोकसभा की सीटें हैं, वहां का रिजल्ट जब चुनाव होते हैं तो 1 महीने में आ जाता है, तब मतगणना में हमें देर नहीं हो रही। लेकिन जब हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवा को एक विज्ञप्ति के लिए 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल आप रुकवा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब नेता का रिजल्ट आप 1 महीने में दे दो, लेकिन जो हमारा छात्र है उसे आप कहो नहीं अभी 3 साल है, अभी तुम्हारी फाइल यहाँ घूम रही है, अभी तुम्हारी फाइल वहां घूम रही है। ये मैं हर पार्टी से, हर पार्टी जो भी आज हमारे सरकार में है, सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए, अभी मैं बताऊं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, सुबह चुनाव होते हैं, शाम को रिजल्ट आ जाता है। आप बताइए, मैं अगर आपको बताऊं, अभी जो हमारा पटवारी का जो अभी प्रकरण हुआ, उसमें आप बताइए रिजल्ट कब आएगा? अभी 2 महीने तक तो हम बात ही नहीं कर सकते कि उसमें रिजल्ट आएगा। तो बताइए हम मतलब क्या किस टाइप की हम लाइन रख रहे हैं? मतलब ये दोहरी मानसिकता नहीं होगी, ये दोहरा मापदंड नहीं है, दोहरा मापदंड। मैं भी एक युवा रहा हूँ, मैंने भी कई बार भर्ती प्रक्रियाओं में जो है हिस्सा लिया, और मैं भी चाहता हूँ कि जो है जो भी भर्ती प्रक्रिया हो तुरंत जो है सभी लोगों की नियुक्ति मिली, और जिससे उसका जो हमारी जो समस्या, जनता को समस्या होती है, उस समस्याओं से भी समाधान मिले और युवाओं को भी जो है रोजगार मिले, लगा होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, जैसे कि मान लो आपने पटवारी भर्ती की बात की, तो मामला भी जो है सीबीआई के पास जाने के बाद ट्रांसफर होने वाला, तो इतनी जल्दी जो है रिजल्ट डिक्लेयर करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं पटवारी वाले को मान लेता हूँ, चलिए सीबीआई की जांच होगी, उससे पहले भी तो कोई पेपर हुआ था, उसकी अभी तक नहीं आई है। अब तो आंसर की नहीं आती भाई साहब, हम रिजल्ट तो बाद में कहेंगे, आंसर की नहीं आ पाती उतनी सारी। तो मैं देखिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अकेले आप इसके लिए नहीं है, आज कांग्रेस की भी सरकार है, जो हमारा कहीं कुछ परेशानियां हैं। देखो अभी देखो, ये परेशानियां केवल उत्तराखंड में नहीं, परिस्थितियां पूरा लगभग मुझे लगता है कि और स्टेटों में भी है। और मैं भी चाहता हूँ कि पारदर्शिता, जो भी भर्ती हो पारदर्शिता के आधार पर हो, पारदर्शिता के आधार पर होगी तो सभी को जो है समान अवसर मिले। और ये मैं भी चाहता हूँ, जहाँ आज विदेशों में देखते हैं कि हर व्यक्ति जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश भी जो है माँ भारती के लिए, भारत माता के लिए समर्पित हो, और राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहने वालों की, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को समझने वालों। मैं पहले तो ये चीज इनकी बिल्कुल काटना चाहूंगी, वैसे मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती। ये राष्ट्रवाद करके हमारा राज्य इतना पिछड़ गया है आज कि हमारी सारी बातें राष्ट्रवाद पर होती है, लेकिन हमारे राज्य अपने घर पर, अपने मुद्दे पर हमारी बातें नहीं होती हैं। और दूसरा, इन्होंने कहा कि ये इसी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेटों में भी भर्ती घोटाले हो रहे हैं, केंद्र में भी सरकार इन्हीं की है, तो स्वीकार कर चुके हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इनसे रोजगार की बात, एक मिनट, जब आपकी रोजगार की बात, वो राज्य सरकार का, जब इनसे बात करी जाए, जब इनसे रोजगार की बात करी जाए, तो ये सारे कृषि पे आधारित रोजगार ही बता देते हैं, सारी वो चीजें। पहली बात, उत्तराखंड वालों के पास जमीन एकसार नहीं है, यहाँ पर चकबंदी नहीं है। दूसरी बात, जमीन है भी तो जमीन सुरक्षित नहीं है। खुद अभी थोड़े टाइम पहले भाजपा के एक लीडर मुक्तेश्वर में, भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी जबरदस्ती जमीन बिकवा रहे थे, तो उनको ना चाहते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मेरी जमीन जबरदस्ती ये लोग बाहर वालों को बिकवा रहे हैं, जमीन सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात, हमारी एक कहावत है जो इन्होंने कृषि पे इन्होंने कही, उत्तराखंड में दिए चीज सबू अबे ज्यादा थी, ए उत्तराखंड में बानर चाहिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थी। तो इतने बंदर, इतने गुणी इतने यहाँ पर हैं कि कृषि इंसान वैसे भी नहीं कर सकता है, तो ये बात नहीं है। और जब हम केंद्र की बात कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको, जो सीजीएल और ये एसएससी के पेपर हुए थे, पूरे देश में युवा सड़कों पर था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे भी बातें उस चीज पे नहीं कही गई। तो ये पूरे राष्ट्र लेवल पे चीजें हैं, लेकिन मैं आपकी बात को भी, और जो विपक्ष से दीपक किरलानी जी उनको मानता हूँ, मैं आप दोनों से नहीं, मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, मैं नेगी जी देखो, बीच में सरकार ने कहा कि स्वतः चकबंदी जो है, जो भी किसान स्वतः चकबंदी चाहता है तो हम उसको करने के लिए, लेकिन किसी ने आप आवेदन नहीं करा, तो लोग जागरूक नहीं है। एक टॉपिक है, समय अभी लगेगा लोगों को जागरूक होने में कि स्वतः चकबंदी जो है करने के लिए मांग रही प्रस्ताव, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव देने को राजी नहीं, तो ये बड़ी समस्या है। हम लोगों को इसमें अगर स्वतः चकबंदी में लोग जागरूक नहीं हो रहे, तो उसको जागरूक करने का काम क्या है? क्या कांग्रेस और यूकेडी केवल वोट मांगने के लिए ही जाएगी? मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। नेगी जी देखिए, हम सभी को देखिए, कहीं ना कहीं आप भी विपक्ष में है,
देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां आप विपक्ष में हैं, और जो भी लोग हैं, देखिए हम लोगों में आज हमारे देश में कहीं ना कहीं एक मत बन चुका है कि अगर आप राइट विंगर हैं तो सिर्फ आप इसकी तरफ सोचेंगे, अगर आप लेफ्ट विंगर हैं तो आप इसकी तरफ सोचेंगे। मेरा हमारे सभी साथियों से, जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े बहनें हैं, मेरा उनसे भी, जो हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बहनें हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप एक क्रिटिक्स की तरीके से देखिए कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। वो हम सभी को स्वीकारना पड़ेगा कि जो अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा है, जो बुरा है वो सभी के लिए बुरा है। देखिए अगर हम बात करें, मैंने अभी जैसा कहा कि अगर विपक्ष के पास मुद्दे हैं तो आप लोगों तक उन मुद्दों को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये अपने आप में सोचने का विषय है। जब आप यहाँ पर इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि सरकार विफल रही है, तो आप जमीन पर जाइए, लोगों तक जाइए, और अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो लोकतंत्र में आपको सरकार बदलने का मौका हर 5 साल में मिलता है। आप लोगों तक जाइए, अपनी बात को रखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर, दोनों यहाँ पर 2 विपक्ष के हमारे साथी बैठे हैं, मैं दोनों से कहना है कि जहां आप विपक्ष में हैं, आप अपनी बात को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। सबसे पहले कमी तो ये है। अगर आप लोगों तक कमी पहुंचा पाते हैं तो मैं मानता हूं कि पहली जीत आपकी ये होगी। मैं बीजेपी ने इतने काम कर दिए कि निराशा इनके मन में इतनी है कि उनको मालूम है कि हमने सफल ही नहीं होना, तो निराशा का भाव इतना ज्यादा है कि ये लोगों के बीच में अगर हम विपक्ष में हैं, आज हम विपक्ष में होने के बाद भी, आज हम द्वारहाट विधानसभा में, हम आज यहाँ पे सत्ता में हैं ना, आज विपक्ष में, क्योंकि हम इम्प्लीमेंट करने में सक्सेस हैं, हम लोगों के बीच में जाने के लिए सक्सेस हैं। आज क्यों इनके विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने बूथ हार जा रहे हैं। क्यों हार जा रहे हैं? इसलिए हार जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने काम कर रखे हैं जमीनी स्तर पे, चाहे विकास खंड हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला पंचायत से इससे पहले उमा बिष्ट जी थी, हमने जमीनी स्तर पर काम कर रखा है। किरोला जी देखिए, किरोला जी, मैं ऐसा है ना, आप अभी पंचायत के चुनाव हारे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष, मैं माफी चाहूंगा, जो हमारे अभी पंचायत की जो अध्यक्ष बनी है जिले की, वो बीजेपी से बनी है। पूरे प्रदेश में 12 सीटें आप हारे हैं, वो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, आप हारे हैं। नगर पंचायतों की बात की जाए, उसमें आप विपक्ष की भूमिका में आज भी हैं। अगर हम बात करें अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए, 5 के 5 सांसद बीजेपी से जीते हैं। ठीक है, आप अपना बूथ बचाने में सक्षम रहे, आप अपना क्षेत्र बचाने में सक्षम रहे, उसकी मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानूंगा, मेरा भविष्य के लिए कहना है, देखिए आपने भूतकाल में जो काम किया, आज आप उसको भोग रहे हैं, उस सत्ता को आप देख रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं भविष्य में, आपने एक बहुत अच्छी मुहिम के लिए कहा था, आपने कहा ये थे, आप आइए विपक्ष में हमारा साथ दीजिए, आप यूकेडी से आपने कहा, और बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा कि विपक्ष में जब आप कोई बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में, मैं हमारे दर्शकों के लिए भी बता दूं और हमारे साथी को बता दूं कि हमारे देश में जो 36 से 37% जिसे पूरे देश का जिसे मत मिलता है, वो बहुमत में होता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी 62 से 63% जनता ऐसी है जिन्होंने आपको नहीं चुना है, वो आपके विपक्ष में रही है। तो आपको तो विपक्ष को खुश रखना है पहले, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हमारी हो गई और बहुत अच्छा हमें लग रहा है, अगर कहीं पर कोई बात रही है तो आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, हम दोबारा कभी बैठेंगे। और बहुत अच्छा लगा, मैं इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि हमारे दर्शकों को ये बता दूं, ये कोई पहले से आयोजित नहीं था, हम मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे युवा साथियों से मिलके, तो मैंने कहा कि इसको करते हैं। और बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग हमें करा। मैं सभी लोगों का, मैं हमारी बड़ी बहन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने दोनों भाइयों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कि ऐसी अगर राजनीति, ऐसे मुद्दों पे जिस दिन हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बात होगी, तो शायद अब उसी दिन हमारे देश का, प्रदेश का विकास होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सहयोग करा, आप सभी ने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।